एसआरओ 55 के मुताबिक जो स्टॉक स्टेटमेंट है मंथली सेल टैक्स रिटर्न में किस तरीके से हमने उसका डाटा बनाना है, क्या क्या चीजें हमने चेक करनी है, क्या ये सब ने फाइल करनी है और डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो डिटेल है क्या वो हम एक्सेल में बनाकर अपलोड करेंगे या उसको मैनुअल अपलोड करेंगे। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग का, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट एक इशू किया गया जो कि एसआरओ 55 था और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक कुछ तब्दीलियां की गई सेल टैक्स रिटर्न में। उसमें ये कहा गया कि आपने सेल टैक्स रिटर्न में फर्दर जो चीजें कुछ चीजें हैं वो ऐड करनी है। उसमें एक उन्होंने कहा जी नेक्जर H1 जो है हम ऐड करेंगे, जो कि अभी तक जो जनवरी की सेल टैक्स रिटर्न थी इसके अंदर उसको ऐड नहीं किया गया। इसके ऊपर हमने एक लेक्चर देखा जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप वो लेटर जो है वो डिस्पैच कर दें और जो रिटर्न आपने फाइल करनी है सेम जो दिसंबर का पैटर्न है उसके मुताबिक आप टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, वेट मत करें, क्योंकि 18 जो था वो 18 फरवरी जो ड्यू डेट थी जनवरी की, तो उसके मुताबिक मेरे ख्याल में आपने सब ने जो रिटर्न है वो फाइल कर ली होगी। क्योंकि सिस्टम जब अपडेट ही नहीं होता तो नॉर्मली जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो ऐसे ही होता है कि डॉक्यूमेंट जो है बीआर की तरफ से रूल जो होता है वो इशू कर दिया जाता है, लेकिन आईआरएस में तब्दीलियां काफी टाइम के बाद आती हैं क्योंकि उसके पीछे उन्होंने काम करना होता है, क्यूरी रन करनी होती है, जो सारा सॉफ्टवेयर है डाटा है उसको अपडेट करना होता है, क्योंकि इतना इजी टास्क नहीं होता। वो जो आईटी टीम है उसको भी टाइम चाहिए होता है। अब मसला ये आता है कि जी अब हमारे पास ये डाटा तो आ गया और ये रूल भी आ गया। अब अगर जनवरी में नहीं हुआ तो हो सकता है फरवरी की रिटर्न में उसको ऐड कर दिया जाए, जो कि चांसेस हैं कि उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो उससे पहले पहले हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। मतलब ये है कि नॉर्मल आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं शुरू से लेके, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है आप नेक्जर एफ जो है वो फाइल कर देते हैं। नेक्जर एफ के ऊपर कोई इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कभी आपसे पूछा नहीं जाता, इतनी उसमें कंप्लाइंस भी नहीं होती और डाटा भी इतना ज्यादा जो है वो डिटेल में नहीं दिया जाता, सिर्फ लिमिटेड डाटा होता है। तो ये यही वजह है कि ये एक्टिविटी जो है वो आप सबके लिए नॉर्मल नहीं है। ये एक एडिशनल काम है जो कि हमें दे दिया गया है और उसके मुताबिक आपने जो अपना डाटा है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक्सेल की फाइल में भी वो चीजें दिखाऊंगा कि ये सारा मैंने बनाया है। अभी डिटेल बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे, तो ये एक समरी लेवल पे काम होगा। लेकिन उससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये कर क्यों रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज नहीं आती है तो एक होता है कि हम सिंपल उस प्रोसेस को फॉलो करें, जो उसने कह दिया है उसके मुताबिक अपडेट कर लें। एक ही होता है कि हम उसके ऊपर कोई अपनी जजमेंट भी अप्लाई करें कि उसने क्यों कहा है, क्या उसकी रीजन है, वो हमारे डाटे की बेस पे क्या चेक करेगा। अगर हमें ये समझ आ जाए कि वो हमारे डाटे की बेस पे ये चीजें चेक करेगा तो फिर जारी बात है, फिर हम उसका प्लान भी सही कर सकेंगे, उसको सही तरीके से मैनेज भी कर सकेंगे। आज ही जो हमारा रिस्क होगा फ्यूचर का उसको कंट्रोल भी कर सकेंगे। तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये किया क्यों गया था। अब आपको पता है कि एक सेल टैक्स जो रिटर्न है वो हम हर महीने फाइल करते हैं। आप सब फाइल कर रहे होते हैं, जो लोग करवाते हैं या खुद करते हैं आपको पता है सारे फाइल कर रहे होते हैं। तो सेल टैक्स रिटर्न के बेसिकली 12 पीरियड होते हैं, मतलब हर पीरियड हर महीना जो है एक पीरियड होता है। तो हर महीने आप 12 सेल टैक्स, हर साल आप 12 जो सेल टैक्स है रिटर्न है वो फाइल करते हैं। मतलब ये है कि हर साल में 12 रिटर्न जो है सेल टैक्स की फाइल की जाती है। अब सेल टैक्स रिटर्न में इंफॉर्मेशन क्या क्या आती है अगर हम देखें तो सेल टैक्स रिटर्न में एक आपकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है जो नेक्जर ए है, वहां पे आपका परचेज आ रही होती है, यानी कि जो परचेज हम कोई चीज परचेज करते हैं और या कोई अनरजिस्टर्ड परचेज है जिसकी आप खुद एंट्री करते हैं। इसी तरीके से नेक्जर सी जो है इस पे आप जो है सेल रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो आपने सेल की है कस्टमर को। और इसके अलावा कोई दूसरे नेक्जर्स है, जैसे कोई हम कह सकते हैं कि नेक्जर जो सेल टैक्स विद का आता है, नेक्जर आई आता है रिटर्न के ऊपर। तो मेनली जो नेक्जर्स है ये दो नेक्जर है, मतलब नेक्जर्स है एक परचेज का है और एक क्या है सेल का है। अब ये जो डाटा है ये परचेज और सेल का डाटा मतलब आपकी रिटर्न को ड्राइव कर रहा होता है। मतलब ये है कि आप कोई चीज परचेज करेंगे तो आगे सेल कर सकेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं फिर भी आपने परचेज करना है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, फिर भी आपने कोई चीज परचेज करनी है। जब कोई चीज परचेज करेंगे तो आगे सेल करेंगे, या वो अनरजिस्टर्ड परचेज हो सकती है या रजिस्टर्ड परचेज हो सकती है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिटर्न में परचेज ना दिखाएं और सेल शो कर दें, ऐसा नहीं हो सकता।
अब मसला ये है कि ये जो दोनों नेक्सस है, ये सेपरेट रिपोर्टिंग तो इसकी हो रही है, शुरू से रिपोर्टिंग हो रही है। आज से अगर आप पुराना फॉर्मेट देखें, जब से सेल टैक्स रिटर्न चल रही है, इसकी रिपोर्टिंग तो हो रही है। अब एफबीआर ये करना चाह रहा है कि नेक्सर ए को और नेक्सर सी को कनेक्ट करना चाह रहा है आपस में, ताकि इसको कनेक्ट करके हम देखें कि ये जो डाटा है सेल और परचेज का, ये कितना नॉर्मल डाटा है और कितना अब नॉर्मल डाटा है। यानी कि नॉर्मल चीजें चल रही है और स्टॉक आया और आपने बेच दिया। अब नॉर्मल डाटा ये है कि एक महीने आपने ज्यादा सेल कर दी और काफी ज्यादा सेल कर दी और ये अब नॉर्मल हो जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले साल मार्च 2024 में एक एसआरओ इशू किया गया था, एसआरओ 350, ये रमजान के महीने में इशू किया गया था। काफी लेक्चर हमने देखे जहां पे हमने ये देखा कि इन्होंने बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट ऐड कर दी टैक्स रिटर्न में। फिर काफी लोगों ने बैलेंस शीट फाइल की, हमने भी बनाई, आप सबको अपडेट किया गया और आपने बैलेंस शीट रिपोर्टिंग कर दी। उसमें एक कंडीशन थी कि आप अपने कैपिटल का 5 टाइम जो है वो सेल कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो आप मैक्सिमम जो सेल कर सकते हैं नेक्सर सी में वो कितनी कर सकते हैं, 5 लाख। इससे ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते। अभी तक काफी लोगों को ये मसले आ रहे हैं, उनकी सेल ज्यादा होती थी तो उनकी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि वो क्या करें। उस टाइम पर ये भी आपने देखा कि कुछ लोगों ने नील की जो बैलेंस शीट फाइल कर दी और अगले ही महीने उनका जो नेक्सर सी था वो ब्लॉक हो गया, या वो अलाउ नहीं कर रहा था कि आप जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करें। फिर दोबारा उसको चेंज किया गया, अपडेट किया गया। फिर उन्होंने एक ऑप्शन दी कि आप इसको अपडेट कर ले, जो एक बार वंस आप इसको अपडेट कर ले, और जब आपने फ्यूचर में कोई चेंज करवाना है टैक्स ईयर के बाद तो फिर आपको ऑफिस जाके वहां पे अपडेट करवाना पड़ता है। एनीवेज ये एक पुरानी डिस्कशन हो गई है। हम सिर्फ अभी ये देख रहे हैं कि भाई इन्होंने काम क्यों किया, ये हरकत क्यों की है, हमें तंग क्यों कर रहे हैं कि आपने ये डाटा भी रिपोर्ट करना है। उसकी रीजन क्या है कि ये जो नेक्सर ए है और नेक्सर सी है, ये डाटा रिपोर्टिंग तो हो रही है लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा। इसको बेसिकली वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं स्टॉक स्टेटमेंट से। जब स्टॉक स्टेटमेंट से कनेक्ट होगा तो उनके पास एक समरी आएगी, यहाँ पे बेशुमार एंट्रीज होती है, यहाँ पे बेशुमार एंट्री है। एफबीआर के का जो स्टाफ है बड़ा लिमिटेड है, एफिशिएंसी लेवल का भी इशू है और टाइम का भी मसला है। तो ये जो काम होता है इसके ऊपर तो प्रॉपर काम करना पड़ता है, डाटा बनाना पड़ता है। उसके बाद जो है वो उसकी जो फंडिंग आती है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है कि ये डाटा ठीक है या नहीं है, फिर नोटिस भेजा जाता है। तो ये बड़ा डिटेल काम है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन थे, कौन इस पे काम करेगा, जो काम कर रहा है क्या उसका इतना एफिशिएंसी लेवल है कि वो इन चीजों को पकड़ सकेगा। तो यही वजह है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना काम हमारे ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो जो काम उन्होंने करना था उन्होंने कह दिया जी आप ही करेंगे आप काम, यानी कि वो स्टॉक स्टेटमेंट जो है वो बनाकर आप हमें देंगे, हम आपकी स्टेटमेंट से चेक कर लेंगे कि किस महीने इनकी सेल ज्यादा हो रही है, परचेज ज्यादा हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है, मसला क्या है, वो वहीं से देख के आपके सारे डाटे को चेक कर सकेंगे। एक तो जो है इनका पर्पज ये है कि जो डाटा गैदरिंग के लिए, एनालिसिस के लिए डाटा बनाया जाएगा। दूसरा जो मेन पर्पज है वो क्या है कि 30/6 पे आपका जो साल है वो क्लोज हुआ और आपने टैक्स रिटर्न फाइल की, और उसमें हम ये कहते हैं सेल है, और फिर हम ये कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल है, और उसके बाद हम ये कहते हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट है, और फिर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो आप माइनस करते हैं, और उसके बाद जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर हम टैक्स अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो है पैट आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे ये जो सेल आती है इसको वो ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक समरी आए, उस समरी से हम सारा डाटा मैच, अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ एक्सेल की फाइल में जाकर, कि हम उस समरी की बेस पर ये सारा डाटा इजीली ट्रेस कर सकें कि जो इन्होंने रिपोर्टिंग की है, ये कह रहे हैं कि साल के एंड पे हमारी सेल है फॉर एग्जांपल 10 मिलियन, तो हमारे पास एक समरी जो हर महीने ये डाटा रिपोर्ट करे, वहां से हम देखें कि सेल टैक्स रिटर्न यानी कि STRN जो सेल टैक्स रिटर्न का डाटा है उसमें भी क्या नेक्सर सी में 100 मिलियन आ रहा है। इसी तरीके से परचेज है फॉर एग्जांपल 70 मिलियन और आपने रिपोर्ट किया और आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 30 मिलियन, तो क्या नेक्सर ए में भी परचेज इतनी आ रही है। अगर इसमें कोई डिफरेंस होगा तो दोबारा आपके लिए जो नोटिस है उसका सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इनका एक फेवरेट टॉपिक होता है कि नोटिस भेजे उसके बाद आके डाटा लें। इवन नोटिस भी आपको जनरल सा भेज देते हैं कि आप अपना काम खुद करके लाएं, हमें काम भी ना करना पड़े। तो ये एक एडिशनल काम है
जो टैक्स पेयर ने करना है। जिनके पास रिसोर्सेज है ऑब्वियसली वो मैनेज कर लेते हैं, वो ऑलरेडी मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनका बिजनेस तो है लेकिन उनके पास स्टाफ कम है, तो ये उनके लिए बड़ा टेक्निकल पॉइंट हो जाएगा। वन बाय वन इसके ऊपर हम लेक्चर देखेंगे और इसमें हम डिस्कस भी करेंगे कि आपने डाटा की जो रिकॉर्डिंग है, रिपोर्टिंग है, वो किस तरीके से मेंटेन करनी है कि एफबीआर जब आपसे 3 4 5 चीजें अपने एंड पर इस डाटे से चेक करेगा तो आपकी जो डाटा है वो कनेक्टेड होगा और इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो ये तो सारा था बैकग्राउंड। लेक्चर लंबा हो रहा है, समझाना या डिस्कस करना इसलिए जरूरी होता है ताकि हमें पता हो कि हमने करना क्या। वंस आपने देखना होता है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आपके जहन में चीज बैठ जाती है। जब भी फिर आप काम करेंगे आपके जहन में यही होता है कि जो भी मैं काम करूंगा मेरी डायरेक्शन ये होनी चाहिए ताकि मेरा डाटा इन जगह पर मैच हो। और एफबीआर के स्टाफ ने भी ऐसे ही मैच करना है, क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस की बेस पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब वो मैच करेंगे अगर उनको कोई डिफरेंस नजर आएगा खुद वो काम नहीं करेंगे। हालांकि हो सकता है लॉजिकल डिफरेंस हो, आपको नोटिस भेज देंगे जी डाटा बना के लाए। जब आपको नोटिस रिसीव हो जाएगा तो आपको टाइम भी लगाना पड़ता है, चक्कर भी लगाने पड़ते हैं और रिप्लाई भी करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनाब एक्सेल की फाइल पर। यहाँ पे जो अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया, अभी जाएंगे सारी चीजों के ऊपर। ये मैंने ये किया है कि सारी चीजें बैकएंड पे सेल कैसे हुई, परचेज कैसे हुई, कॉस्टिंग यानी कि कॉस्ट पे कैसे प्रोडक्ट को बुक किया गया, सेल की प्राइस कैसे डिसाइड की गई, उसके ऊपर प्रॉपर हर एक की एक शीट होगी। अगर हम इसको डिस्कस करें यहाँ पर तो हर एक चीज की यहाँ पे आपको एक शीट मिलेगी बाद में, जो हम फ्यूचर डिस्कस करेंगे आस्ता स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि उसकी जो अगर हम देखें तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे जो मैंने शो किया है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट शीट हम बनाएंगे कि भाई ओपनिंग स्टॉक कैसे आ रहा है। यानी कि ये वो डाटा है जो एक प्रॉपर शीट बनी, वो शीट क्या होगी, इनवाइस वाइज आ रही होगी। मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लें तो हम ये कहते हैं कि आपके पास एक शीट होगी, उस शीट पे क्या लिखा होगा कि आपने इनवाइस 1 इशू की, इनवाइस 2 इशू की, इनवाइस 3 इशू की, इनवाइस 4 इशू की। हर किसी में जो स्टॉक आपके पास पड़ा होगा ओपनिंग स्टॉक होगा, उसमें आप जो है उसको सेल करेंगे। और कोई परचेज आ रही होगी तो परचेज बुक होगी और इसी तरीके से फिर क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो इस लॉजिक के मुताबिक हर शीट का डाटा होगा, कस्टमर वाइज, इनवाइस वाइज सारा डाटा आपके पास होगा। हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम ये कहते हैं कि इस पे बैकएंड पे सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है। परचेज जो आपने की, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे मंथ रखे हैं। मैं टोटल डाटा ले रहा हूँ 25 तक, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा ज्यादा क्लियर हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने ओपनिंग स्टॉक बनाया। ये ओपनिंग स्टॉक कैसे आया पहले बल्कि हम ये परचेज देख लेते हैं। उसके बाद ये परचेज आती है, जैसे 4178 क्वालिटी है, ये हमने परचेज की। अच्छा, पहले बाय द वे जो फॉर्मेट है ये सेम उसी तरीके से बनाया गया है जो नेक्सर H1 की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या आता है जी, क्वालिटी आपने परचेज की, उसकी साथ ही वैल्यू आएगी। ये डाटा आप कहां से उठाएंगे, इंपोर्ट है या परचेज है, कहां से उठाएंगे डाटा, नेक्सर ए से डाटा आ रहा होगा आपके पास, ताकि आपके टैक्स रिटर्न और ये समरी मैच हो। उसके बाद आता है सेल रिटर्न। अब जब आप सेल करते हैं तो आपकी सेल रिटर्न भी होती है, तो ये भी डाटा आपका कहां से आएगा, नेक्सर सी में या नेक्सर आई में हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो सेल रिटर्न है। बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी को सेल करते हैं तो जो कस्टमर है उसके लिए डेबिट नोट होगा और आपके लिए क्रेडिट नोट होगा। तो सेल रिटर्न जो है वो माइनस होता है। माइनस कैसे होता है, मैं पहले अगर आपको थोड़ा सा फार्मूला एक्सप्लेन कर दूं तो फार्मूला क्या होता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई ओपनिंग स्टॉक है प्लस हम ये कहते हैं परचेज है, उसके बाद हम ये कहते हैं माइनस हम कर देते हैं कंजम्पशन या जो सेल है उसको माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद हम प्लस करते हैं सेल रिटर्न, यानी कि जो आप सेल कर रहे हैं ना उसको भी आपने प्लस करना है। जो सेल आपकी एक सेल हुई, कंजम्पशन है, उसके बाद सेल वापस आ गई तो आपका प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इस तरीके से आपने ये एंट्री करनी, ये आपका फार्मूला यूज होगा और उस लॉजिक के मुताबिक ये शीट सारी बनी हुई है और ये कनेक्टेड होगी सेल टैक्स रिटर्न के साथ। जो सिस्टम का आपका कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं उसके साथ कनेक्टेड होगी। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर का जो डाटा है वो कनेक्ट होता है सेल टैक्स रिटर्न के साथ। उसके बाद ये समरी बन जाएगी। बेसिकली जितनी भी सेल टैक्स रिटर्न है उन सब की एक समरी बना दी गई है ताकि अगर फ्यूचर में कोई मसला आए, प्रॉब्लम आए तो हम ये समरी उनके सामने रखें और आपको खुद भी पता चलता जाए कि किसी भी महीने कोई अबनॉर्मल रिजल्ट आए हैं तो आप फौरी देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे परचेज ज्यादा हुई है, सेल ज्यादा होगी, रीजन क्या है। ये सारी चीजें आप खुद देख सकते हैं।
तो बेसिकली जो सारा डाटा रिटर्न का डाटा होता है उसको कनेक्ट किया गया, और अगर कोई नॉर्मल सेल या परचेज आती है, गलती होती है, तो आपको समरी से फौरी पता चल जाएगा कि जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल ये देखें तो वेस्टेज भी होती है। आपको पता है कि कोई चीज जो कोई चीज टूट भी जाती है, वेस्ट हो जाती है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो चीजें बनाते हुए वेस्ट काफी चीजें होती है। अगर यहाँ पे आप देखें तो पहले थोड़ी थोड़ी चीजें आ रही है और यहाँ पे आके वेस्टेज काफी ज्यादा हो गई है, तो आपके जहन में फौरी क्वेश्चन आ जाएगा भी यहाँ पे कोई मसला है, कोई गलती भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। और अगर गलती नहीं है तो हो सकता है कोई लॉजिक हो आपके पास, कोई जेन्युइन रीजन हो, तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि अच्छा ये मसला है। उसके बाद जैसे हमने फार्मूला यूज किया, ये यहाँ पे परचेज आ गई, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, से रिटर्न है, उसके बाद वेस्टेज है, फिर आती है कंजम्पशन यानी कि जो सेल हुई वो है, और एट द एंड क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ये सारी रिपोर्ट जो है 1 बाय 1 जितनी भी शीटें होंगी हम देखेंगे कि डाटा हम कहां से उठाएंगे। जैसे हमने पिछली एग्जांपल देखी है, यहाँ पे भी वही स्टोरी है कि जब आप यहाँ पे आके साल के एंड पे जाके हम यहाँ पे डाटा शो करेंगे तो हमारे पास एक रिपोर्ट बनी होगी। वो रिपोर्ट कौन सी होगी, जो भी मैंने आपको एक्सेल की दिखाई है, तो उस रिपोर्ट से आप सेल उठाएंगे। अगर आप यहाँ पे आगे देखें तो आपकी सेल कितनी आ रही है, 2.2 बिलियन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2.2 बिलियन सेल लिख देंगे। जो डाटा आप रिटर्न में बना रहे हैं उस सब की सपोर्टिंग में आपके पास पीछे डाटा होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अभी क्या होता है कि अभी हम टैक्स रिटर्न बनाकर फाइल करते हैं और जब कभी नोटिस आता है तो फिर हम उस रिटर्न के मुताबिक डाटा बनाते हैं। तो हमें अभी ये करना है, क्योंकि कंप्लाइंस बड़ी स्ट्रांग हो रही है, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं, डाटा बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आप डाटा बनाएंगे, इस डाटे की शीट की बेस पर आप साल के एंड में जाके टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, ताकि कभी फ्यूचर में कोई मसला हो, नोटिस आए तो आप इजीली उनके सामने डाटा रखें, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। एक फोल्डर आपका बना होगा, उसमें डाटा पड़ा हुआ है, चाहे 5 साल बाद भी नोटिस आ जाए आपको कोई मसला नहीं होगा। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया है वो फार्मूला यूज हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ये जो ओपनिंग स्टॉक है उसके बाद परचेजेज है माइनस कंजम्पशन है और प्लस सेल रिटर्न है इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अब ये डिफरेंस होता है ये कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल का जो फार्मूला है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप सारा कुछ सब कुछ करने के बाद लेट से आपकी जो फार्मूले के मुताबिक कॉस्ट आती है 1.9 बिलियन आती है, तो ये डाटा जो होगा इवेंचुअली ये डाटा कहां से आ रहा होगा, जो आपकी सेल टैक्स रिटर्न है वहां से डाटा आ रहा है। परचेज भी उधर से आ रही है, सेल भी उधर से आ रही है। अब आप देखें, स्टेप देखें, अब डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करें कि सबसे पहले आपने परचेज की, परचेज जब आपने की तो रिपोर्टिंग आ गई सेल टैक्स रिटर्न में, सेल टैक्स। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसी को सेल कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग कहां पे आ गई, सेल टैक्स रिटर्न में। इनका रेलिवेंट नेक्जर ए है, इनका रेलिवेंट नेक्जर सी है। उसके बाद क्या हुआ, आपने इसकी स्टॉक की रिपोर्टिंग भी कर दी, कहां पे, नेक्जर एन में, वहां पर नेक्जर 1 में, वहां पे परचेज भी आ गई, सेल भी आ गई, स्टॉक सारा आ गया, कंजम्पशन भी आ गई, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। फिर हम बनाएंगे एक समरी, और उस समरी की बेस पर इन तीनों डाटे यानी कि मंथली जितनी भी आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं 12 रिटर्न की बेस पर आप साल के एंड पर जाके 30/6/2025 के बाद जो एनुअल टैक्स रिटर्न होगी उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा जहां से डाटा उठा रहे होंगे ये सेल टैक्स रिटर्न का डाटा होगा। इसको समराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्सेल की शीट बनाएंगे ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि उस टाइम पे डाटा बहुत ज्यादा होगा। हर महीने आप एक्सेल की शीट बनाकर डाटा रिपोर्ट करें ताकि आपकी कोई गलती ना हो। तो अपना वर्किंग स्टाइल और हैबिट हमें चेंज करनी पड़ेगी कि डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हमें कोई मसला ना आए। ये काफी थोड़ी चीजें डिफरेंट हो रही हैं, ये कंप्यूटराइज चीजें लेके जा रहे हैं। पहले इग्नोर हो जाती थी, लोग देखते तो नोटिस आता था, अब सिस्टम जनरेटेड नोटिस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डाटा अगर कनेक्ट नहीं होगा आपको नोटिस आ जाएगा। तो पहले तो चीजें इग्नोर हो जाती थी, लोग कभी ऑडिट करते थे, कभी नहीं होता था, लेकिन अब अगर आपने सिस्टम को डेविएट किया, चेंजिंग्स लाई या सिस्टम के जो रूल है उसको फॉलो ना किया तो नोटिस आएगा, लाजमी आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमें सीरियस होना है, उसके मुताबिक हम ये सारी चीजें बनाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू स्केच दिया, तीसरा लेक्चर है इसके ऊपर। इसके बाद हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर के लिए क्या इशू है। अभी आप यही समझे कि सारा डाटा जो है वो अदर देन मैन्युफैक्चरर है, अगर आप इंपोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके लिए सारा डाटा है। मैन्युफैक्चरर के केस में और भी चीजें कॉस्ट ऑफ सेल में आ रही होती है, यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट आ रही होती है, डेप्रिसिएशन आ रही होती है, और भी चीजें होती है, क्योंकि उसमें बेशुमार प्लांट की चीजें आ रही होती है। उसको देखेंगे कि उसकी कैसे रिपोर्टिंग करनी है। 1 बाय 1 सारी चीजें स्टडी करेंगे इंशाल्लाह फरवरी की रिटर्न से पहले पहले,
इस सारे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हम ले लेंगे और इसी लॉजिक के मुताबिक आप फॉलो करते जाएं। बस इसको आपने काम ये करना है कि अब आपने साल के एंड पे कुछ नहीं करना, मंथली बेसिस पे अपनी चीजें जो है मेंटेन करना शुरू कर दें। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।